Very good morning. Now let's take up second part of GST amendments. देखिए फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने किया था एग्जेम्पशंस. अब इस सेकंड पार्ट में ना कुछ थोड़े क्लैरिफिकेशंस दिए हुए हैं छोटी छोटी बातों के. वो क्लैरिफिकेशन वगैरह इंटर के वैसे लेवल के है नहीं, पर फिर भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन भी कवर करवा रहा हूँ. और मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने इनको क्लैरिफिकेशंस को अवॉइड ही किया है, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर रहे. देखो जरा एक एक करके क्लैरिफिकेशन करते हैं. देखिए पहला क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स. देखिए हमने एजुकेशनल फैसिलिटीज में एक पार्ट डिस्कस किया था. अगर कैटरिंग सर्विसेज दी जाएंगी प्ले स्कूल को या अप टू हाई स्कूल तो ये एग्जम्प्ट रहेगा. अब जैसे प्ले स्कूल है दिल्ली वगैरह में, ऐसे गांव के अंदर उसी प्ले स्कूल को बोल देते हैं आंगनवाड़ी. तो क्लैरिफिकेशन यहां ये है कि अगर फूड सप्लाई किया है आंगनवाड़ी में तो क्या उस केस में एग्जम्पशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, वो तो एक ही बात है. लेट्स रीड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी स्कूल्स. द इश्यू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज एज टू वेदर serving of food in schools under midday meal scheme would be exempt if such supplies are funded by the government grant or corporate donations. Entry 66B to exempt services provided to an education institution by way of catering, including any midday meal scheme sponsored by central government, state government or union territory. This entry applies to preschool and schools. Accordingly, as per said entry 66, any catering services provided to an education institution is exempt from GST and includes midday meal service also. The scope of this entry is thus wide enough to cover any serving को. बस सिंपल मीनिंग ये रहा कि जैसे हम प्री स्कूल में हम कैटरिंग सर्विसेज देते हैं एग्जम्प्ट होती है, इसी तरह से आंगनबाड़ी में देंगे वो भी एग्जम्प्ट है. बस इतना पार्ट है. एक बार आप इसको रीड करके देख लो तो नेक्स्ट पार्ट टेकअप करते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्लैरिफिकेशन, जो प्री स्कूल में एग्जम्पशन होती है वही आंगनवाड़ी में, तो इसमें कुछ खास बताने वाली बात भी नहीं थी. देखो अगला नेक्स्ट पार्ट देखिए. नेक्स्ट पार्ट क्या है? हमने एक एंट्री डिस्कस की थी टोल चार्जेस. अगर हम किसी फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे, रोड को यूज करेंगे, उसके जो टोल चार्जेस हैं, टोल चार्जेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. जीएसटी से एग्जम्प्ट था. टोल चार्जेस वाला जो पार्ट था वो जीएसटी से एग्जम्प्ट था. और वो कह रहे हैं मान लो रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना हो, कंस्ट्रक्शन चार्जेस हैं, तो क्या वो भी एग्जम्प्ट है? वो तो एग्जम्प्ट है नहीं, वो तो टैक्सेबल है. तो इसका क्लैरिफिकेशन है कि रोड कंस्ट्रक्शन चार्जेस टैक्सेबल रहेंगे. तो लेट्स सी दिस पार्ट. क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी जीएसटी ऑन द एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन रोड where considerations are received in deferred payment. Clarifies the applicability of GST on annuities paid for construction road where certain portion of consideration received upfront while remaining payment is made through deferred payment. वो that do not matter. हम कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, कुछ लमसम दे दें, कुछ बाद में दे दें, सारा बाद में दे दें, रेगुलर दे दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा? Important to note that entry 23A exempts the access of road or bridge on payment annuity, but it does not cover construction road. एग्जम्प्ट पार्ट क्या था? जो टोल चार्जेस है वो एग्जम्प्ट था, ना कि एक है. तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि रोड कंस्ट्रक्शन के जो चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा. तो ये क्लैरिफिकेशन ऐसी है, मतलब जो अंडरस्टूड है. फिर भी एक बार आप रीड करो, देखो इसको.
अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट वन। अब देखिए हमने डिस्कस किया था सीबीएसई बोर्ड। अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगा तो इस पर्पस के लिए सीबीएसई बोर्ड को भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया जाएगा अगर वो एग्जाम वगैरह कंडक्ट करने की फीस लेता है। तो सेम क्लैरिफिकेशन आया। इसी तरह के और बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, वो से सेम एग्जामिनेशन इनको भी मिलेगी। लेकिन अगर किसी को ये रिकॉग्निशन दे रहे हैं, उसका पेमेंट ले रहे हैं, वो तो एक अलग बात होगी, वो सब टैक्सेबल है। सिर्फ एग्जाम से कंडक्ट करने की कोई फीस है, उससे रिलेटेड कोई भी अमाउंट जो है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेट्स सी इट। These services include entrance examination on charging fee for admission to educational institution, input services for conducting such entrance examination for student, accreditation of educational institution or professionals who has to authorize them to provide respective services। इतनी सारी सर्विसेज में जो एग्जाम से कंडक्ट की सर्विस है वो एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। For example, NBE provides services of conducting entrance examination for admission to courses including Diploma and National Board and Fellow of National Board. National Board prescribes courses and curricula for PG medical studies, hold examination, grant degrees, diplomas and other academic distinctions. It carries out all functions as are normally carried out by central or state education boards and is thus a central editorial board. Central state education boards are treated as education institution for the limited purpose of providing services by conduct of examination. अगर conduct of examination का केस है फिर तो exempt है, बाकी taxable है। अब इसको देखिए फाइनली क्लैरिफाई यहाँ किया है। GST is exempt on services provided by central state board including boards such as NBE by way of conduct of examination for the students including conduct of entrance examination for admission to education institution under entry 66AA। therefore GST shall not apply on this fees। इसी तरह से और देखिए इसी से कनेक्टेड GST is also exempt on input services relating to admission, conduct of examination सच एज ऑनलाइन टेस्टिंग एक्सेट्रा। ये सब तो रहेगा एग्जाम, लेकिन एक पार्ट टैक्सेबल रहेगा। देखिए कौन से वाला टैक्स। जीएसटी इज एप्लीकेबल, ये एग्जाम्प्ट नहीं हो, ये एप्लीकेबल है। ये किस चीज का है? सर्विसेज प्रोवाइड बाय सच बोर्ड नेमली ऑफ प्रोवाइडिंग एक्रीडिशन, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसकी पेमेंट ले रहे हैं, उन सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो तीसरे वाले पार्ट पे लगेगा, पहले दो पार्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लिखा हुआ है एक्रीडिशन, जो रिकॉग्निशन है, रजिस्ट्रेशन फी है, इन चीजों के लिए है वो उस पर तो लगेगा, लेकिन जो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है उसके लिए नहीं लगेगा। तो एक बार प्लीज आप इसको दोबारा रीड कर लीजिए। देखिए प्लीज, तीन हमने क्लैरिफिकेशन अभी किए हैं। तीनों क्लैरिफिकेशन एक बार दोबारा देखिएगा। पहला क्लैरिफिकेशन था आंगनवाड़ीज। अगर कैटरिंग सर्विसेज देंगे आंगनवाड़ी को, आंगनवाड़ी मतलब प्ले स्कूल, गांव का प्ले स्कूल, तो ये बात तो आपको पता ही है। प्ले स्कूल को कैटरिंग सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। तो एक तो ये क्लैरिफाई कर दिया बिना मतलब के। दूसरा पार्ट टोल चार्जेस, रोड यूज करेंगे, फ्लाईवे यूज करेंगे, टोल चार्जेस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन किसी को हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का काम दिया तो क्या उस पर जीएसटी नहीं है? उस पर तो बिल्कुल है। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया उस पर तो लगेगा। और पेमेंट इकट्ठा दें कि रेगुलर दें, उससे क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड पार्ट, भाई जैसे सीबीएसई है ऐसे और बोर्ड भी है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। इसके केस में भी वही है, एग्जाम कंडक्ट करने से रिलेटेड सर्विसेज है, कोई जीएसटी नहीं। लेकिन ये कुछ और काम करेंगे, किसी को रिकॉग्निशन देंगे, फिर तो जीएसटी लगेगा। तो तीन क्लैरिफिकेशन ये है। अब देखते हैं
फोर्थ क्लैरिफिकेशन, देखिए नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन चेक करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन क्या है। देखो ये वाली तो हमने ऑलरेडी की हुई है, ध्यान करिए एक पार्ट हमने किया था कि भाई अगर गवर्नमेंट अपने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके लिए कोई गारंटी करती है और गारंटी करने के लिए कोई चार्जेस वगैरह देती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सेम पार्ट यहां पे द्वारा आया हुआ है। तो लेट्स सी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू देयर अंडरटेकिंग और पीएसयूज बाय वे ऑफ गारंटी लोन। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके लिए एग्जम्प्ट है। द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी जीएसटी ऑन सप्लाई सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहले हमने डिस्कस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब स्टेट गवर्नमेंट का भी आ गया। अगर ये इनकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनके लिए कोई गारंटी करती है, उसके लिए कोई अमाउंट चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात भी ऑलरेडी आपको क्लियर है, और देख लीजिए, एक बार रीड करके देख लो। अब देखिए नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। अगर कोई कोचिंग सर्विसेज दी जाती है जिसमें जो कोचिंग फी है वो 75% या ज्यादा गवर्नमेंट बियर करती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। स्टार्टिंग में होता था 100%, बाद में कर दिया इसको 75%। तो वो क्लैरिफिकेशन है, वो तो ऑलरेडी आपको क्लियर है। दोबारा फिर देख लेते हैं। फ्री कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट एनजीओ under central scheme of scholarship for student and with disability where total expenditure, पहले था total expenditure, फिर बाद में क्या कर दिया था 75% भी हो तो भी काम चल जाएगा। To coaching institution by way of grant in aid is covered anti 72, hence it is exempt। ये ऑलरेडी आपको पता है। और ये 75% वाली बात नीचे लिखी हुई है कि बाद में इसमें 75% का अमेंडमेंट आ गया था। 75% भी गवर्नमेंट देगी तो भी एग्जम्प्ट है। ये पार्ट भी हमने किया हुआ है, ऑलरेडी आपको क्लियर है। देखो रीड करें। अब देखिए नेक्स्ट वन, वंस अगेन टोल चार्जेस। वी नो टोल चार्जेस पर कोई जीएसटी लगता। अब जो ट्रक है अगर उसमें ओवरलोडिंग की जाए तो ट्रैफिक पुलिस उसका चालान करती है। तो पॉइंट ये था कि जो ओवरलोडेड ट्रक है जब वो पर्टिकुलर रोड या ब्रिज से निकलेगा उसको जाने ना दे, या ऐसा करे जितने टोल चार्जेस है ज्यादा ले ले, डबल टोल चार्जेस ले लो। तो गवर्नमेंट ने कहा भी ऐसा करो ट्रक को जाने दो, इनसे टोल चार्जेस ज्यादा ले लो। फिर क्वेश्चन ये आया कि जो एक्स्ट्रा टोल चार्जेस है क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। गवर्नमेंट से नो, जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट था टोल चार्जेस का वही रहेगा। देखो क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज परमिटेड ओवरलोडेड व्हीकल टू अप्लाई ऑन नेशनल हाईवेज आफ्टर पेमेंट ऑफ हायर टोल चार्जेस। तो क्वेश्चन ये है क्या हायर टोल चार्जेस पर हमें जीएसटी लगाना है? नहीं, ट्रीटमेंट इज द सेम। इसी तरह से जो फास्टैग है,
आपको भी पता आज की डेट में फास्टैग लगा होना चाहिए, नीचे से निकलेंगे पैसा कट जाएगा, लेकिन कुछ गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा होता, तो उन्होंने कहा इनसे भी क्या करो, ज्यादा पेमेंट ले लो। तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो ये प्लीज आप एक बार रीड करके देखो अपने आप, ये लिखा हुआ। देखिए प्लीज दोबारा से, फास्टैग नहीं लगाएंगे, टोल चार्जेज एक्स्ट्रा, ओवरलोडिंग करेंगे, टोल चार्जेज एक्स्ट्रा। तो क्या इस एक्स्ट्रा वाले पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल नहीं, ये लिखा हुआ है। क्लैरिफिकेशन जो ये है, ये सी इंटर लेवल की है ही नहीं, और ज्यादातर टीचर्स को आप चेक करेंगे तो उन्होंने करवाया ही नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या पता एग्जाम में आ जाए, क्या कह सकते हैं। अब देखिए, एक हमने पार्ट पहले डिस्कस किया था, अगर हम मोटर व्हीकल किराए पे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जिसकी कैपेसिटी 12 से ज्यादा पैसेंजर की है, तो हमने डिस्कस किया था एग्जम्प्ट है। तो अब कंफ्यूजन ये है कि भाई हम इनको किराए पे देंगे तो ये पैसेंजर के लिए यूज करेंगे या ये कहीं और यूज करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन है भी आप इनको किराए पे दे दो, इनको जहां यूज करना वो करेंगे। इन जनरल तो ये किराए के लिए ही करेंगे, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। देखो जरा रीड करते हैं इसको। एंट्री 22 एग्जाम्प्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ए मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, या लोकल अथॉरिटी को हम ई रिक्शा देते हैं इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, इट इज क्लैरिफाइड एक्सप्रेशन गिवन ऑन हायर, हमने उनको किराए दे दिया, बात खत्म। इंक्लूड रेंटिंग ऑफ व्हीकल, अकॉर्डिंगली वो इसका क्या करेंगे, वो कुछ भी करें। वेयर द सेड व्हीकल आर रेंटेड और गिवन ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी, सेड सर्विस आर एलिजिबल फॉर अबव एग्जम्पशन इररेस्पेक्टिव वेदर सच व्हीकल आर रन ऑन रूट्स, चाहे वो पैसेंजर के लिए रूट पे चलाएं या ना चलाएं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक बार रीड कर लीजिए आप। हाँ भाई, द्वारा फिर देख लीजिएगा। अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को 12 से ऊपर वाली व्हीकल किराए पे दे दी, अब वो पैसेंजर के लिए रूट पर चलाए या ना चलाए, वैसे मान के चलो इन जनरल रूट पे ही चलती है वो, बट गौर से आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इसका एग्जम्पशन मिल जाएगा। वो चाहे फिक्स टाइमिंग के हिसाब से चलाएं या ना चलाएं, टाइमिंग एज डिसाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और लोकल अथॉरिटी एंड अंडर इफेक्टिव कंट्रोल, बस उनके कंट्रोल में है तो बात खत्म। अब एक क्लैरिफिकेशन और देखिए, ये वाला clarification regarding applicability of GST on application fee charge, entrance of the fee charge for issuance of eligibility certificate for admission or issuance of migration certificate। देखिए, स्कूल कॉलेज वगैरह माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगे। मान लो एक यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको किसी और यूनिवर्सिटी से करना है, तो यहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
इसी तरह से और कई टाइप के सर्टिफिकेट स्टूडेंट को कॉलेज वगैरह से, स्कूल वगैरह से लेने पड़ते हैं। हो सकता है उसमें कोई छोटा मोटा नॉमिनल चार्ज हो। तो पॉइंट ये है कि उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एजुकेशन सर्विसेज में साफ लिखा हुआ है सर्विसेज टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। सर्विस किसकी? किसी भी चीज की जो एजुकेशन से कनेक्टेड है। तो ये सब पार्ट उसमें आते हैं, किसी पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देखो क्या लिखा है। द इशू अरोज for consideration was regarding applicable GST on application fee charge for entrance or fee charge for issuance of eligibility certificate. किसी को सर्टिफिकेट इशू किया, यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन फॉर इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इस तरह की और भी काफी एक्टिविटी हो सकती है। सब में नॉमिनल पेमेंट शायद हो सकता है, जीएसटी नहीं लगेगा। In this regard, stated that services provided by education institution to its students are exempt from GST by entry this service provided by education institution to student, faculty, staff by an education by way of conduct of entrance examination. Therefore, it can be seen that all services provided by education institution to student are exempt. इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज है, कोई नॉमिनल चार्ज ले भी लेंगे तो एग्जम्प्ट रहेंगे। रीड करिएगा इसको। देखिए प्लीज दोबारा से, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्टूडेंट को किसी भी टाइप की फैसिलिटी देंगे, कोई सर्विसेज देंगे, ये तो एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसको और क्लैरिफाई किया है, जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसके नीचे और पार्ट जो है वो देख लेते हैं। द एग्जेम्पशन इज वाइड एनफ टू कवर, exemption is wide enough to cover the amount of fee charged for admission or entrance or amount charged for application for entrance or fee charged from prospective student for issuance eligibility certificate to them। इस तरह की किसी भी टाइप की फैसिलिटी होगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट लेंगे, सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ऑल सच एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्ट। देखिए रीड करिए। अब देखिए प्लीज ये नेक्स्ट वन, ये मैटर ये है, एक माइन है, इस माइन से कोल या कुछ और निकाला जा रहा है। निकाल के रेलवे का जो साइडिंग है यानी रेलवे प्लेटफॉर्म तक, वहां तक इसको पहुंचाया जाएगा और वहां ट्रेन में इसको अपलोड कर दिया जाएगा, ट्रेन में इसको लोड कर दिया जाएगा। तो ये जो माइन का जिसको लाइसेंस मिला है एबीसी लिमिटेड, इन्होंने XYZ लिमिटेड से एक ट्रक किराए पे ले लिया। भाई ट्रक आप हमें दे दो, ये ट्रक हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे हिसाब से चलेगा, बार बार सामान को यहां पे डालेगा। तो ये जो सर्विसेज है इसको लेकर के डाउट है, ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। अब एक एंट्री थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अगर रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का, अगर तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू है फिर तो ये टैक्सेबल था जीटीए के थ्रू, अदरवाइज ये एग्जम्प्ट था। तो कह रहे हैं ये अदरवाइज में आ रहा है, ये एग्जम्प्ट है, ये कंपनी क्लेम करे तो एग्जम्प्ट है। ये तो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स है, अदरवाइज देन थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, पर गौर से गलत। ये ट्रांसपोर्टेशन गुड्स है ही नहीं, ये तो रेंटिंग ऑफ व्हीकल है। ये तो एक ट्रक आपको किराए पे दिया है,
कि भी आप इसको ट्राई करो, चलाओ, इसको पेमेंट कर दो, तो ये इसमें नहीं आएगा और ये टैक्सेबल है। लैंग्वेज में आपको एक बार पहले रीड करवा देता हूं, आप इसकी लैंग्वेज देख लीजिएगा, फिर चेक कर लेंगे दोबारा से। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। ये सिंपल ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल नहीं है, वो तो हमने ट्रक किराए पे लिया है, हम अपने हिसाब से इसकी शिफ्टिंग करवा रहे हैं। कहां शिफ्टिंग करवा रहे हैं? माइनिंग पिट यानी माइन से कहां पे? रेलवे साइडिंग तक करवा रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है। द इश्यू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स विद इन ए माइनिंग एरिया से फ्रॉम माइनिंग पिट टू रेलवे साइडिंग बेनिफिशिएशन प्लांट एटसेट्रा बाय व्हीकल डिप्लॉयड विद ड्राइवर स्पेसिफिक ड्यूरेशन टाइम वुड बी कवर्ड अंडर एंट्री 18 विच एग्जम्प्ट्स ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट बाय जीटीए। वो कह रहे हैं जीटीए का तो केस है ही नहीं, यहां पे जो कंसाइनमेंट नोट तो वो तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं ये अदरवाइज देन बाय जीटी है, जो कि एग्जम्प्ट है। अदरवाइज देन बाय जीटी का एग्जांपल क्या होता है? जैसे मान लो एक 3 व्हीलर जा रहा है, मैं सामान लेके उसमें बैठ गया, या 3 व्हीलर में सामान रख दिया, साथ में मैं बैठ गया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मैं सामान 3 व्हीलर को हैंड ओवर कर दूं, वो मुझे एक कंसाइनमेंट नोट बना के दे दे, तो फिर ये गुड्स ट्रांसफर एजेंसी बन जाएगा, तो लगेगा। तो यहां पर तो हमने ट्रक किराए पे लिया है और ट्रक को अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं, तो क्या ये इसमें आएगा? बिल्कुल नहीं। यूजुअली इन सच केसेस व्हीकल्स सच एज टिप्पर, डंपर, लोडर, ट्रक्स ये होते हैं माइन में काम करने वाले, जो डंपर है या ट्रक है या लोडर है, इस तरह की चीजें आर गिवन और हायर टू द माइनिंग लीज ऑपरेटर, जिसकी लीज है उसको लोग किराए पे देते हैं। एक्सपेंसेस ऑन फॉर फ्यूल आर जनरली बोर्न बाय द रिसीव्ड सर्विस, वो एक्सपेंसेस तो फ्यूल के कोई भी दे। व्हीकल विद ड्राइवर आर एट द डिस्पोजल ऑफ माइनिंग लीज ऑपरेटर, जिसकी लीज है वो कहता है जी आप ट्रक और ड्राइवर मेरे पास भेज दो, मैं जैसे मर्जी यूज करूं, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में कहां आएगा? फॉर मिनरल्स विद इन द माइन एरिया माइनिंग पिट टू दिस एज पर रिक्वायरमेंट सच सर्विसेज आर नथिंग बट रेंटल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं है, ये रेंटल सर्विसेज है, इसलिए ये सब टैक्सेबल है। पर्सन हु टेक्स द व्हीकल ऑन रेंट defines how and when the vehicle will be operated, determine schedule etc. इसलिए सब टैक्सेबल है। इसमें आगे वाला पार्ट है, अभी हम रीड करेंगे, इतना पार्ट अभी आप रीड कर लीजिए। हाँ प्लीज दोबारा देखिएगा। एक पर्टिकुलर माइन है, यहां से कोल वगैरह सामान निकालना है, निकाल के रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है। तो इस माइन ओनर का कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है कि भी सामान भर के वहां छोड़ दो, कितना पैसा लोगे। नो, एबीसी लिमिटेड ने XYZ को कहा तुम्हारा ट्रक सुबह 9 बजे आ जाएगा, यहां पे शाम को 9 बजे तक काम करेगा। क्या काम करेंगे, कैसे करवाएंगे, हम करवाएंगे। तुम इसका किराया बोलो ट्रक का कितना है। उन्होंने कहा जी 1 लाख मान लो, तो इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। तो एबीसी लिमिटेड ये कह रही है ये ट्रांसपोर्टेशन गुड्स अदरवाइज देन थ्रू जीटीए है। अगर अदरवाइज देन थ्रू जीटीए हो तो ये एग्जम्प्ट होता है, पर गवर्नमेंट से ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का तो केस ही नहीं है, ये तो रेंटिंग ऑफ व्हीकल का है और ये टैक्सेबल है। ये पार्ट वहां लिखा हुआ है, अभी दोबारा एक बार फिर देख लीजिएगा, यहां ये पार्ट ये लिखा हुआ है, इसी के साथ इसका बचा हुआ पार्ट है वो भी देखिए। यहां से आप रीड करते हैं, द पर्सन हु गिव्स व्हीकल ऑन रेंट विद ऑपरेटर कैन नॉट बी सेड टू बी सप्लाइंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट गुड्स। जिसने आपको ट्रक किराए पे दिया है वो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की सर्विस आपको नहीं दे रहा, वो रेंटिंग ऑफ व्हीकल की दे रहा है। वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में एग्जम्पशन है, अदरवाइज देन थ्रू जीटीए इसमें नहीं है। अकॉर्डिंगली
It is clarified that such renting of truck and other freight vehicle with driver for a period of time 10 दिन 5 दिन 1 दिन 2 दिन is a service of renting of transport vehicle है, इसलिए ये टैक्सेबल है। अब आप आराम से रीड करिएगा इस पार्ट को। हाँ फिर देखिएगा कि अगर हम सामान किसी ट्रक के ओनर को हैंडओवर कर दें, वो बदले में हमें एक रसीद दे दे, फिर सामान डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, फिर रसीद दे के हम सामान छुड़वा लें, तो इसको बोलते हैं जीटीए सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज। वो हमारा एजेंट बन के गुड्स को लेके जाता है। तो एक्ट ये कह रहा है जीटीए को छोड़ करके कोई और ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जैसे कि सामान हमने ट्रक में रख दिया, उसने हमें कोई कंसाइनमेंट नोट नहीं दिया, उसने कहा जी सामान आपके भरोसे लेके जा रहे हैं, रसीद वगैरह कुछ नहीं, सामान की जिम्मेवार आप और रास्ते में, तो जीटीए सर्विस नहीं है, तो वो एग्जम्प्ट होता है। तो इस केस में पर्सन ये कह रहा है कि जी मेरा ये जो केस है वो जीटीए सर्विसेज का, ये मेरा जो केस है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का है, अदरवाइज देन थ्रू जीटीए एग्जम्प्ट है। कौन से बिल्कुल गलत है। आपका केस रेंटिंग ऑफ व्हीकल का है और ये टैक्सेबल है। देखो इस पार्ट के द्वारा फिर क्या लिखा है। द पर्सन हु गिव्स द व्हीकल ऑन रेंट विद ऑपरेटर कैन नॉट बी सेट टू बी सप्लाइंग सर्विस ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का केस ही नहीं है। ये किस चीज का केस है? ये तो रेंटिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल का है, वो तो टैक्सेबल होती है। ये मीनिंग है इसका। तो आप एक बार रीड कर लो तो अगले क्लैरिफिकेशन टेकअप करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट वन, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जेस्टिंग पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू द गेस्ट ऑफ एंकर्स। टीवी पर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं और प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट एंकर्स हैं। एक तो एंकर वो है जो कि परमानेंट एम्प्लॉय है, किसी भी टीवी चैनल का परमानेंट एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय की सर्विसेज पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, शेड्यूल 3 में आता है, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन कई बार हम गेस्ट एंकर को बुलाते हैं, गेस्ट एंकर को, उसको सर्टेन पेमेंट देते हैं, तो उसका क्लैरिफिकेशन है क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जीएसटी तो भाई सारी सर्विसेज पे लगता है, तो उनकी सर्विसेज पे क्यों नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो गेस्ट एंकर अनरजिस्टर्ड है, उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं करता है, फिर तो अंडरस्टूड है, अनरजिस्टर्ड पे तो लगेगा ही नहीं। बस यही क्लैरिफाई किया हुआ है। तो लेट्स रीड दिस पार्ट नाउ। द सर्कुलर क्लैरिफाइज applicable GST honorarium paid to guest anchor. Sunset TV, other TV channel invite guest anchor to participate in their shows and pay remuneration to them in the form of honorarium. It is clarified that supply of goods services are taxable unless exempt or declared as neither supply of goods or services। ये तो सिर्फ एम्प्लॉइज का होता है, इसलिए इन सबके केस में टैक्सेबल है। वो पार्ट अभी हम रीड करते हैं, पहले इतना पार्ट एक बार रीड कर लो, जितना अभी रीड किया है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमारी साइट पे अपलोडेड है, जो अमेंडमेंट वाला आइकॉन है उसमें है, सी इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट, मैं उसी को क्लैरिफाई कर रहा हूँ, सी इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट का।
ठीक है, अब इसी का जो बचा हुआ पार्ट है वो रीड करते हैं. इट इज क्लैरिफाइड supply of all goods services are taxable unless exempt or declared as neither supply of goods nor services provided by guest anchor. कहीं पर कोई एग्जम्पशन नहीं है. In lieu of honorarium attract GST liability. हर गेस्ट एंकर हुज एग्री टर्नओवर, लेकिन अगर वो खुद अनरजिस्टर्ड है फिर तो दूसरी बात है. फिर तो कोई भी पर्सन अनरजिस्टर्ड हो तो दूसरी बात है, तब जीएसटी लगेगा वरना लगेगा. तो देखिए एक बार रीड करके. नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन सर्विस इन द फॉर्म ऑफ ART और IVF, जो चिल्ड्रन के बेबीज के बर्थ से रिलेटेड आर्टिफिशियल टेक्निक्स है. क्या इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा. गवर्नमेंट से इसको भी हमने हेल्थ केयर सर्विसेज में कवर कर दिया. ART इश्यू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज बाय वे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ART artificial systems of birth of baby, procedures such as in vitro fertilization IVF. सिंपल क्लैरिफाई किया है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. लास्ट में देखिए, सिंस द एबनॉर्मेलिटी डिजीज एलिमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी is treated using ART procedure such as IVF, it is clarified services by AIP are also covered in the different healthcare services. बस ये क्लैरिफिकेशन है, आप रीड करके देख लो. हाँ भी देखिए, अब नेक्स्ट वन, सिंपल IVF और ART सर्विसेज के पेमेंट पर जीएसटी नहीं रहेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज. देखिए नेक्स्ट पार्ट, इसका मीनिंग क्या है. नेक्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है, मैंने लैंड सेल की, नो जीएसटी. मैंने लैंड पे कुछ काम किया, लेवलिंग की, बढ़िया कर दिया, सफाई सुफाई कर दी, सफाई सुफाई करके बेची, नो जीएसटी. है तो लैंड ही. अब लेट्स सी, किसी की लैंड, उसने कहा भी इसके ऊपर लेवलिंग का काम मेरा कर दो, ट्रैक्टर ले आओ लेवलिंग कर दो. मैंने कहा लेवलिंग का 2 लाख रुपया लूंगा, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? इस पे तो लगेगा. ये क्लैरिफाई किया है. देखो पहले रीड कर लेते हैं. क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर क्लैरिफाई पीरियड जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड, laying down of drainage line etc. as per para 5 schedule 3 CGST Act 17. सेल ऑफ लैंड इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई सर्विसेज. इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, सेल ऑफ लैंड को. लैंड में भी सोल्ड, हम इसको एज इट इज बेच दें, हम इसको लेवलिंग करके बेच दें, कुछ डेवलपमेंट करके बेच दें, तो क्या हुआ? किसी भी केस में इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. क्लैरिफाइड, सेल ऑफ इज कवर्ड इन दिस, नो जीएसटी. लेकिन किसी ने हमें खाली ये सर्विस ली है कि आप खाली लेवलिंग का काम कर दो, डेवलपमेंट का काम कर दो, ड्रेनेज का काम कर दो, उसका पेमेंट लिया है, फिर तो वो टैक्स होगा, इट विल अट्रैक्ट जीएसटी. देखिए रीड करके.
देखिए वंस अगेन, मैंने लैंड बेची है, नो जीएसटी, इसे सप्लाई मानते ही नहीं, शेड्यूल 3 में है। लैंड बेचने से पहले कुछ डेवलपमेंट की है, लेवलिंग वगैरह, फिर बेची है, नो जीएसटी। अब मैंने लैंड नहीं बेची, किसी को सर्विसेज दी हैं लेवलिंग की, डेवलपमेंट की, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? यस, उस पर जीएसटी लगेगा। ये क्लैरिफिकेशन है। देखिए, दिस इज द पार्ट। अगर मैंने खाली सर्विस दिया है, एनी सर्विस प्रोवाइडेड, डेवलपमेंट लैंड लाइक लेवलिंग, लेइंग ऑफ ड्रेनेज लाइन एक्सेट्रा, देन इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर एक और क्लैरिफिकेशन है। एक पार्ट था कि अगर नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मैंने किसी से एक गाड़ी किराए पे ली, किसी से मैंने एक पैसेंजर बस किराए पे ली, नॉन एयर कंडीशन, उसको मैंने किराया फिक्स कर दिया महीने का 1 लाख। अब मैं इस बस को दिल्ली से आगरा चला रहा हूं फॉर जनरल पैसेंजर, कोई भी पैसेंजर आ सकता है, पेमेंट दो। तो ये है नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर, ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन मैंने क्या किया, किराए पे लेके अपने एम्प्लॉइज को लाने ले जाने पे लगा दी। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये भी एग्जाम्प्ट है? ये एग्जाम्प्ट नहीं है। लेट्स रीड द क्लैरिफिकेशन। द इश्यू which arose for consideration was whether the engagement of non-air condition contract carried by firms for transport their employees to and from, क्या ये एग्जाम्प्ट है? नो। अगर जनरल पैसेंजर है तो एग्जाम्प्ट है, एम्प्लॉय का एग्जाम्प्ट नहीं है। एंट्री 15 भी एग्जाम्प्ट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, उसमें एग्जाम्प्ट किया हुआ ट्रांसपोर्ट पैसेंजर विद और विदाउट accompanied belonging by non-air condition contract carriers other than radio taxi etc. The said exemption would apply to passenger transportation service by non-air conditioned contract carriers whether transportation takes place over predetermined route or a predetermined schedule. The exemption shall not be applicable where contract is hire for a period of time during which contract carriage is at the disposal of the service recipient and the recipient is thus free to decide the manner of usage, route and schedule subject to condition of agreement entered into with the service provider. अगर ये पैसेंजर के लिए तो एग्जाम्प्ट है, वरना नहीं। एक बार आप रीड करके देख लीजिएगा। देखिए, अगर किराए पे लिया है पैसेंजर के लिए ठीक है, लेकिन इसके हेडिंग में देखिएगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज वाला पार्ट नहीं। जब वो टोटली फ्री है, कुछ भी करे मतलब एम्प्लॉइज के लिए यूज करेगा तो ये टैक्स हो जाएगी। देखिए अगेन, अगर मैं एक बस किराए पे ले लेता हूं, नॉन एयर कंडीशनड है, और जनरल पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में यूज करता हूं, फिर तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। जो भी मैं रेंट वेंट दूंगा कोई जीएसटी नहीं। लेकिन मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए यूज करूं, अपने लिए यूज करूं, तो फिर ये टैक्सेबल है। ये क्लैरिफिकेशन है। आइए नेक्स्ट वन, लास्ट क्लैरिफिकेशन। देखिए, हमने एक पार्ट डिस्कस किया था, अगर वी आर ट्रेवलिंग बाय वेसल, शिप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इन द
सी, तो वो एग्जम्प्ट है। उसी का ये क्लैरिफिकेशन आया है, वो तो अंडरस्टूड है, एग्जम्प्ट है। लेट्स सी क्या लिखा है यहाँ पे। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबल जीएसटी ऑन टिकट्स फॉर प्राइवेट फेरी। जो वेसल की बात कर रहे थे, क्या ये गवर्नमेंट का होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि उस एंट्री में वर्ड था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो कोई कहेगा जी गवर्नमेंट का हो, एक दूसरा वो कहेगा ट्रांसपोर्ट कोई भी हो, जनरल पब्लिक के लिए हो। तो गवर्नमेंट का क्लैरिफाई कर देते हैं, हमने ये नहीं कहा गवर्नमेंट का, हमने कहा जनरल पब्लिक के लिए हो। वो एंट्री क्या थी? ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कंफ्यूजन इसमें थी, ये गवर्नमेंट का है, प्राइवेट भी चलेगा। अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज, ये आपको एंट्री याद आ गई होगी। इन ए वेसल शिप इंडिया में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उससे अगर प्राइवेट है तो भी एग्जम्प्ट है। द सर्कुलर क्लेरिफाइज दैट एप्लीकेबल जीएसटी ऑन प्राइवेट फेरीज, फॉर इंस्टांट प्राइवेट फेरीज बीच में आएंगी, आर यूज बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर वन आइलैंड टू अनदर इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये वहां से एग्जम्प्ट माना जाएगा, प्राइवेट है तो भी। जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए, बस रीड कर लीजिएगा। ये क्लैरिफिकेशन से एक बार आप चेक कर लो।